हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स मैजिक चैनल। आइए आज हम लोग देखेंगे नया जो प्रश्न है, प्रश्नावली 3। ठीक है, अध्याय 2 है ना। अध्याय 2 का कक्षा 10वीं का अध्याय 2 का जो अध्याय 2 का नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण, इसका प्रश्नावली 3 देखेंगे। तो प्रश्नावली 3 पढ़ने से पहले कुछ अपने को टॉपिक जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए देखते हैं। तो देखते हैं प्रश्नावली 3। तो प्रश्नावली 3 को पढ़ने से पहले कुछ जानकारी अपने को जानना जरूरी है, जिसको पहले समझ लेते हैं, फिर आगे प्रश्नावली 3 के प्रश्नों में आएंगे। तो देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें, अद्वितीय हल होता है, अनंत अनेक हल होता है और कोई भी हल नहीं होता। ऐसे 3 चीज़ इसमें प्रश्नावली 3 में अपने को जानना बहुत आवश्यक है। तो सबसे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। यह एक अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय हल। यह अद्वितीय हल है, सूत्र है। ठीक है, वैसे दूसरा होता है कोई भी हल ना हो। कोई भी हल ना हो, तो कोई भी हल ना हो का सूत्र होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 का। ठीक है, वैसे तीसरा सूत्र होता है अपने पास अनंतः अनेक हल। अनंतः अनेक हल, ऐसा तीसरा सूत्र है अनंतः अनेक हल। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ऐसे 3 महत्वपूर्ण अपने प्रश्न वाली 3 पढ़ने के लिए 3 महत्वपूर्ण सूत्र अपने को जानना बहुत ही आवश्यक है। आप लोग की बुक में हमने सीखा में भी यह जो सूत्र है दिया है, हमने सीखा में आप लोग देखिएगा बुक में। यह जो प्रश्न है, जो सूत्र है, प्रश्नावली 3 का जो सूत्र है, यह 3 है। अद्वितीय हल, कोई भी हल ना हो, अनंत अनेक हल। जब इस सूत्र को तीनों को जान लेंगे तो हमारा सवाल जो है वह बहुत ही सरल और सरल विधि से ही बनेगा। ठीक है, तो यह 3 अद्वितीय हल देखिए। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, वैसी कोई भी हल ना हो। देखिए A1/A2 बराबर है B1/B2 का, बराबर नहीं है C1/C2 का। वैसे अनंत अनेक हल देखिए जिसमें A1/A2 B1/B2 C1/C2 सभी बराबर रहते हैं, ये अनंत अनेक हल। तो ऐसे हमने सीखा में भी देखना, ऐसे 3 सूत्र अपने को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, तब हमारा जो प्रश्न 3 है वह बनता है। उसके बाद अब ये तो सूत्र हो गया, लेकिन किसको अद्वितीय हल किसको बोलते हैं, किसको कोई भी हल ना हो बोलते हैं, किसको अनंत हल बोलते हैं, वह आइए देखते हैं एक ग्राफ के माध्यम से। तो एक छोटी सी ग्राफ है ना। तो एक ग्राफ के माध्यम से आइए समझते हैं। ऐसे एक अक्ष की एक छोटी सी ग्राफ ले लेते हैं और यहाँ एक वाई अक्ष की एक ग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई रेखा खींचते हैं अपन। ठीक है, यहाँ से कोई क्या लेते हैं, रेखा खींचते हैं। यहाँ एक्स अक्ष लेते हैं, यहाँ वाई अक्ष लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई रेखा खींचते हैं, दूसरी रेखा हम यहाँ वाई अक्ष से खींचते हैं एक्स के लिए। ठीक है, यहाँ कुछ भी जो अपना एक बिंदु मिलता है, ठीक है ना। यहाँ हम वाई अक्ष से खींचे, यहाँ एक्स अक्ष से एक रेखा खींचे। ठीक है, तो यहाँ जो भी बिंदु अपना कटान बिंदु मिल रहा है, प्रतिच्छेदी बिंदु बोलते हैं। तो यही जो बिंदु है एक्स और वाई, यही हमको मान ज्ञात करना रहता है। तो जो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना रहता है, यह अद्वितीय हल कहलाता है। यह क्या कहलाता है? अद्वितीय हल। समझ आया ना, यही अद्वितीय हल है हमारा। ठीक है, मतलब दो रेखाओं के बीच कटान बिंदु, ठीक है, एक दूसरे के कटान बिंदु जो मिलते हैं, मूल बिंदु मिलते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? अद्वितीय हल कहलाता है, जिसमें एक्स और वाई का मान हमें ज्ञात करना रहता है। तो जो यहाँ कटान बिंदु है हमारे को मिला है, वह एक्स और वाई है ना। तो वही जो कटान बिंदु है वही को क्या कहते हैं? अद्वितीय हल कहते हैं। वैसे आगे देखते हैं, दूसरा कोई भी हल ना हो। तो कोई भी हल ना हो देखते हैं एक ग्राफ के माध्यम से। तो एक वाई अक्ष ले लेते हैं, है ना, और यहाँ एक्स अक्ष ले लेते हैं। ठीक है, छोटा सा। फिर अपने को दो रेखा खींचना है समांतर, दो रेखा समांतर खींचना है। तो देखिए यह रेखा मिलेगी ही नहीं। ये रेखा मिलेगी क्या? दोनों जो रेखा है मिलेगी? नहीं मिलेगी, है ना। ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष। यह दोनों रेखा कहीं आपस में मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, क्योंकि यह जो दोनों रेखा है वो क्या है? समांतर है। समांतर है तो कहाँ मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो इसमें एक्स और वाई का मान हम ज्ञात कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। इसलिए
है ना। यह क्या है, कोई भी हल ना हो जिसका इसका मान ही प्राप्त नहीं होता, इसलिए बोलते हैं इसको कोई भी हल ना हो। ठीक है। अद्वितीय हल जो दो कटान बिंदु, अपन जो रेखा है, दो रेखा के बीच कटान बिंदु हमें प्राप्त होता है बीच में, वह x और y का मान ज्ञात करना है तो उसे अद्वितीय हल कहते हैं। देखिए आप लोग, वैसे यहाँ पर समांतर जाती है दो रेखा, लेकिन कभी आपस में मिलती ही नहीं है, तो कोई भी हल ना हो इसका x और y का मान हमें प्राप्त ही नहीं मिलता। वैसे ही तीसरा है ना, जो कोई भी हल ना हो, समझ आया ना, अद्वितीय हल भी समझ आया ना, समांतर है, यहाँ कटान बिंदु मिलता है ना, और कोई भी हल ना हो में समांतर रहता है, कभी भी आपस में मिलते ही नहीं रेखा। वैसी तीसरा अपन एक और बना लेते हैं ग्राफ के माध्यम से। ये y अक्ष है और यह है x अक्ष। ठीक है, यह क्या है, x अक्ष। तो एक रेखा खींचते हैं अपना ये, और इसी रेखा में और हमें दूसरी रेखा खींचना रहता है। इसी रेखा में एक दूसरी रेखा हमें प्राप्त होता है, ऐसे जैसे यहाँ पास कोई भी रेखा हो, यहाँ कुछ भी रेखा हमें प्राप्त हो जाता है, कभी यहाँ प्राप्त हो जाता है। ऐसी ही जब एक ही रेखा में 2 3 4 रेखा प्राप्त होता है उसी रेखा पर, तो यह अनंतः अनेक हल होता है। क्या हल होता है, अनंतः अनेक हल। ऐसे हमको 3 सूत्र अपने को क्या करना है, याद करना है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, ठीक है ना, समझ आया ना। अद्वितीय हल कटान बिंदु मिलती है दो रेखाओं के बीच, यहाँ दो रेखा हमेशा क्या रहती है, परस्पर समांतर रहती है, हमें कोई भी हल नहीं प्राप्त होता। लेकिन जब एक ही रेखा में हमें दूसरी रेखा पर, जब एक रेखा के ऊपर एक दूसरी रेखा भी प्राप्त होता है, तीसरी रेखा भी प्राप्त होता है ना, तो इसको अनंतः अनेक हल कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने प्रश्नोली 3 जो है आगे हल होगा। तो प्रश्नोली 3 क्या, ये देखते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला जो अद्वितीय हल है, तो उसी के माध्यम से सवाल को आगे बढ़ते हैं। दर्शाइए कि निम्न समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। क्या बोला है सवाल, दर्शाइए कि निम्न समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है ना। तो अद्वितीय हल है उसको कैसे पहचानेंगे, है ना, तो आइए देखते हैं, है ना। बहुत ही सरल है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा वीडियो को। समीकरण क्या है हमारा, देखिए 3x धन 5y बराबर 12। जो ऊपर में दिया है पहला समीकरण, उसमें 3x धन 5y बराबर 12 दिया है। यहाँ से हम लोग को a1 बराबर b1, है ना, बराबर c1, ऐसे हमको 3 चीज लेना है। तो a1 क्या दिख रहा है अपने को, 3 दिख रहा है, b1 क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है यहाँ पास, c1 क्या दिख रहा है, 12। यदि यहाँ पर ऋण रहता सामने में तो ऋण लगाते, यदि ऋण नहीं है तो a1 बराबर 3 दिख रहा है, एक से में देखिए b1 में 5 दिख रहा है y का गुणांक, c1 में हमको 12 दिख रहा है। ठीक है, समझ आया ना। बस आगे बढ़ते हैं। वैसी समीकरण दूसरा देखिए, तब 5x धन 3y बराबर 4। ठीक है, 5x धन 3y बराबर 4, तो इसमें क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा। a2 बराबर 5 दिख रहा है, b2 बराबर हमें 3 दिख रहा है, और c2 बराबर 4 ऐसे हमको दिख रहा है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 और 2 देखिए, यहाँ ये समीकरण 1 है मान लीजिए, है ना, ये समीकरण 2 है, और समीकरण 1 और 2 को देखिए, a1 है ना, यहाँ 1 और ये 2, तो समीकरण एक में है a1 b1 c1 लेना है, और समीकरण 2 में a2 b2 c2 लेना है, जिसमें यदि ऋण रहेगा तो ऋण लेना है, यदि धन है तो धन। जैसे कि 3x है तो यहाँ पर धन है, तो a1 क्या हो जाएगा 3, यहाँ b1 बराबर क्या हो जाएगा 5, धन 5 है। ठीक है, वैसे c1 बराबर 12 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ a2 बराबर 5 हो गया, b2 बराबर 3 हो गया, c2 बराबर 4। यदि यहाँ पर ऋण रहता, 3 के आगे में ऋण रहता, है ना, तो क्या हो जाता, b2 बराबर ऋण 3 हो जाता। यदि वैसी 5 के आगे में ऋण रहता तो a2 बराबर क्या हो जाता, ऋण 5 हो जाता। इसको अपने को ध्यान देना है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा समीकरण मान प्राप्त हो गया, 3x धन 5y बराबर 12 का, और 5x धन 3y बराबर 4 का। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अब a1 पूरा रख दीजिए, a1 b1, है ना, और यहाँ पास b1 और b2, यहाँ नहीं, a1 a2 है। ठीक है, सॉरी, a1 a2 बराबर b1 b2। ठीक है, तो देखते हैं a1 a2 में, है ना, बराबर नहीं है। अद्वितीय हल हमारा एक मान लीजिए सूत्र होता है, सूत्र नहीं होता है, एक निर्धारित अंक है ना,
तो ये हो गया A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2, तो इसमें है ना मान रखते हैं। A1 क्या दिख रहा है अपने को 3, और देखिए A2 क्या दिख रहा है 5, बराबर नहीं है। B1 क्या दिख रहा है 5, है ना, और B2 क्या दिख रहा है 3। तो देखिए A1 A2 B1 B2 बराबर नहीं है, सेम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो निर्धारित सी बात है कि C1 और C2 भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो यही जो हमारा क्या है अद्वितीय हल है मुख्य रूप से, है ना। तो हमारा अद्वितीय हल क्या हो जाएगा, अतः है ना समीकरण समीकरण का एक अद्वितीय हल है। ठीक है, समझ आया ना। इस टाइप से क्या होता है, हम सवाल को हल करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो आप लोग भी और बना बना के सवाल को देखिएगा, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है द्वितीय हल का, है ना। किस टाइप से सवाल को A1 B1 लेना, है ना, A2 B2 C1 C2, और जो मान है A1 A2 B1 B2 का, उसको मान को रख देना, यह अद्वितीय हल है। क्योंकि देखिए सेम नहीं है, यदि सेम रहता तो सवाल आगे बढ़ता, और सेम नहीं है तो सवाल आगे नहीं बढ़ेगा। तो समीकरण 3 का प्रश्न क्रमांक 2, पहला प्रश्न में हम लोग अद्वितीय हल देखें, और प्रश्न क्रमांक 2 में देखने वाले हैं अनंतः अनेक हल। ठीक है, तो समीकरण तो दिया है 2x ऋण 3y बराबर 5 और 6x ऋण 9y बराबर 15, ऐसे समीकरण हमें 2 समीकरण दिया है। ठीक है, और इसमें समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल ज्ञात करना है। समीकरण निकाय के क्या ज्ञात करना है, अनंत अनेक हल पहचानना है। तो कैसे पहचानेंगे, आप लोग को पता है, द्वितीय हल में तो कुछ समझ ही चुके हैं, है ना। तो आइए देखते हैं समीकरण क्या दिया है अपने को, है ना। मान लीजिए एक समीकरण और ये 2, तो समीकरण 2x ऋण 3y बराबर 5, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा 2, B1 बराबर क्या हो जाएगा ऋण 3, देखिए ऋण 3 है ना सामने में, और C1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। वैसे दूसरा समीकरण क्या दिख रहा है अपने को, 6x ऋण 9y बराबर 15, तो वैसी A2 बराबर क्या दिख रहा है अपने को 6, B2 बराबर दिख रहा है ऋण 9, और C2 बराबर दिख रहा है 15। यह हमें समझ आया कि नहीं, आप लोग भी ध्यान से देखिए। समीकरण दिया है अपने को, 2 समीकरण दिया है, एक 2x ऋण 3y बराबर 5 और 6x ऋण 9y बराबर 15। तो समीकरण जो पहला दिया है उसमें A1 B1 C1 ले लेते हैं, और समीकरण 2 में A2 B2 C2 ले लेते हैं। तो आप लोग देखिए, है ना, A1 बराबर 2, यहाँ पर देखिए B1 बराबर ऋण 3, तो ऋण 3 है तो ऋण 3, यदि धन 3 रहता है तो 3 बस लिखते, और C1 बराबर 5। वैसे सेम यहाँ पर A2 बराबर 6, B2 बराबर ऋण 9, क्योंकि ऋण 9 है ना सामने में, तो 9 के सामने में ऋण है, तो ऋण C2 बराबर 15। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, A1 सब ये सब लेना है ना। A1 बटा A2 क्या दिख रहा है 2/6, वैसी B1 बटा B2 क्या दिख रहा है अपने को, B1 बटा B2 ऋण 3 बटा ऋण 9, और C1 बटा C2 क्या दिख रहा है 5/15 दिख रहा है। तो इसको यदि कटा देंगे तो आगे बढ़ाएंगे हल को, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 तिया 6, वैसे यहाँ पर ऋण धन हो जाएगा, 3 एकम 3 3 त्रिक 9 हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। वैसे आगे यहाँ बढ़ाइए आप लोग, 5 एकम 5 5 तिया 15, ऐसे कट रहा है तो 1/3 हो जाएगा। तो A1 बटा A2 का मान कितना है 1/3, B1 बटा B2 का मान कितना है 1/3, C1 बटा C2 का मान आया 1/3। ठीक है, और यही जो मान को अपने जो अनंत अनेक हल हैं उसमें रखना है, और अनंत अनेक हल का एक पहचान है, क्या होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 होता है ना, यही होता है कि नहीं। हाँ, तो है ना, तो यही एक मतलब हम सूत्र की भांति समझ सकते हैं, पहचानना है ना, संकेत है।
तो इसी में मान रख दीजिए। क्या है हमारा मान, एक A1/A2 का 1/3, B1 का मान क्या दिख रहा है, B1/B2 का 1/3, C1 और C2 का मान क्या दिख रहा है, 1/3। तो तीनों का मान क्या आया, सेम टू सेम आया, है ना, बराबर आया मान। अनंतः इसके क्या हैं, अनेक हल हैं, तो लिखना पड़ेगा अतः करके, है ना, अतः, अतः, है ना, समीकरण, है ना, अतः समीकरण के अनंतः अनेक हल होंगे। ठीक है, तो समीकरण के क्या होंगे, अनंत अनेक हल होंगे। और क्यों होंगे, देख लीजिए कि जो तीनों का मान है वह बराबर आया है। यदि बराबर नहीं आता तो मान लीजिए अद्वितीय हल हो जाता। यदि ये दोनों A1/A2 और B1/B2 का मान बराबर नहीं आता तो अद्वितीय हल हो जाता, है ना। C1 और C2 को हमको देखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब तीनों का मान बराबर आ रहा है, अनंत है, यह क्या है, अनंत अनेक हल है। और यदि A1/A2 और B1/B2 का मान यदि बराबर आता लेकिन C1 और C2 का मान अलग आ जाता तो वह कोई भी हल ना होता। ठीक है, आगे अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे अगले प्रश्न में। तो यह अनंत अनेक हल है। ठीक है, तो इस टाइप से अपने को सवाल को क्या करना रहता है, हल करना रहता है। तो आइए देखते हैं, A1B1C1 A2B2C2 समीकरण से ले लीजिएगा, है ना, ऋण धन में गलती ना करिएगा। और उसके बाद यदि सवाल जो दिख रहा है उसको करता है तो कटाइए, नहीं करते तो मत कटाइए। उसके बाद यह जो सवाल है यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो एक संकेत सूत्र की भांति अनंत अनेक हल का होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यदि तीनों का मान बराबर है तो अनंत अनेक हल है। यदि A1/A2 और B1/B2 का मान बराबर नहीं है तो वह अद्वितीय हल है। और यदि दोनों का मान A1/A2 बराबर B1/B2, यदि दोनों का मान सेम है, यदि तीसरा का मान C1/C2 का मान अलग है तब कोई भी हल ना हो। ऐसा एक संकेत पहचान सूत्र की भांति से सवाल को हल करते हैं। तो यह अनंत अनेक हल हम लोग पहचाने हैं। ठीक है, और पहले वीडियो में अद्वितीय हल देखे थे और दूसरे वीडियो में अनंत अनेक हल। अब देखने वाले हमने बहुत महत्वपूर्ण कोई भी हल ना हो, तीसरा सवाल। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न में, प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक 3। पिछली वीडियो में प्रश्न पहला देखे, प्रश्न दूसरा देखे, है ना। आप लोग देखे हैं, प्रश्न पहला में देखे हम लोग अद्वितीय हल, है ना, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। उसके बाद देखिए हम लोग अनंत अनेक हल जिसमें सभी बराबर रहते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। लेकिन अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 में देखने वाले हैं कोई भी हल ना हो। मतलब कोई भी हल ना हो में क्या होता है, A1/A2 बराबर रहता है B1/B2 का, लेकिन बराबर नहीं रहता है C1/C2 का। ठीक है, ये जो पहला A1 A2 B1 B2 बराबर रहेगा लेकिन C1 C2 बराबर नहीं रहता, किसमें, कोई भी हल ना हो में। तो आइए देखते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसी में K का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 3, K का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो, है ना। तो आइए देखते हैं समीकरण। ठीक है जी, दो समीकरण दिया है, तो समीकरण 8x धन 5y बराबर 9, समीकरण 1। इसमें से A1 निकाल लीजिए, A1 बराबर 8, B1 बराबर 5, ठीक है, और C1 बराबर 9। ठीक है ना, समझ आया ना। आगे बढ़ते हैं, समीकरण तब kx धन 10y, ये y है, ठीक है, 9 नहीं है, y है, बराबर 15, समीकरण 2। इसमें से A2 B2 C2 निकालिए। A2 क्या दिख रहा है, K दिख रहा है ना। B2 क्या दिख रहा है, 10, और C2 क्या दिख रहा है, 10 5 15 दिख रहा है। दिख रहा है ना। आप लोग भी देखिए, A1 B1 C1 देखिए, A2 B2 C2 देखिए, है ना। यदि ऋण रहता तो ऋण डालते, लेकिन ऋण नहीं है तो पूरा धन में है। ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया होगा। अब सवाल को आगे बढ़ते हैं। अब कोई भी हल ना हो, जिसमें कोई भी हल ना हो का ऐसे अपना क्या होता है, समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं प्राप्त होगा यदि उसका क्या हो, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर रहेगा लेकिन C1 C2 बराबर नहीं रहेगा तो कोई भी हल नहीं होता है। तो उसी को लिखते हैं, है ना। आगे में देखते हैं, समीकरण
निकाय का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा यदि, ठीक है, समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं प्राप्त होगा यदि क्या नहीं होगा, तो जब a1 बटा a2 बराबर रहेगा b1 बटा b2 का और बराबर नहीं रहेगा किसका, c1 बटा c2 का। तो इसी में मान रख दीजिए, है ना, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान रख दीजिए। तो a1 a2 का मान क्या दिख रहा है अपने को, 8 बटा के बराबर b1 b2 का मान क्या दिख रहा है, 5 बटा क्या दिख रहा है 10, और बराबर नहीं है c1 बटा c2 क्या मान दिख रहा है 9 बटा 15। तो बराबर नहीं, उसको अलग कर देते हैं और यह जो 8 बटा के और 5 बटा 10 है उस सवाल को हम लोग हल करेंगे। तो आइए देखते हैं जो दोनों सवाल है उसको हल करते हैं। आप लोग एक चीज देखिए यहाँ पास, ये जो 5 एकम 5 और 5 दूनी क्या हो रहा है 10, मतलब कि 1 बटा 2 यह जो है b1 बटा b2 क्या हो रहा है कट रहा है। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा 1 बटा 2 आ जाएगा। ठीक है, कट रहा है तो कटा दीजिए, नहीं करते तो नहीं कटाना है, तो कट रहा है तो कटा देना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, यहीं से 5 के बाद 5 दूनी 10, तो ऐसे 1 बटा 2 कट गया। आगे बढ़ते हैं, तो जो बराबर नहीं उसको अलग कर दीजिए, बाकी दोनों को क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, के और 1 का गुणा करेंगे तो के हो जाएगा, 8 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा ना, के का मान 16। तो यही जो 16 है वह क्या है हमारा आंसर है। अतः अभीष्ट मान क्या हो जाएगा, अतः अभीष्ट मान के का मान ज्ञात करना था ना, यही तो के का मान निकल गए, तो अति अभीष्ट मान बराबर के बराबर 16, है ना, होगा। ये इति सिद्धम। ठीक है, के का मान ज्ञात कीजिए बोला था हम लोग, के का मान ज्ञात कर दीजिए, है ना, कर दी, है ना। तो इस टाइप से अपने को सवाल को क्या करना है, हल करना है। यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, सूत्र में मान रखिएगा, सूत्र के भांति हमको समझना है, सूत्र तो नहीं है लेकिन हमने सीखा में यह जो है दिया है, हमने सीखा में एक बार आप लोग देखना, है ना, अनंत अनेक हल कोई भी हल ना हो, अद्वितीय हल का एक संकेत दिया है ना, उसी के माध्यम से, है ना, कोई भी हल यदि प्राप्त नहीं होता है तो हम इस सूत्र को रखते हैं और उसमें मान रखते हैं और देखिए यहाँ के का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ ऐसे भी बन जाता, 10 को 8 से भाग देते 80 आता और 5 को 80 से भाग देते 16 आता। कुल मिला के कोई भी से हम हल करें 16 ही आता, तो के का मान कितना आया 16 आया। ठीक है, के और 1 का गुणा किए तो के, और 8 और 2 का गुणा किए तो 16, 8 दूनी 16, तो के बराबर क्या हो जाएगा 16। अतः अभीष्ट मान के बराबर 16 होगा। ठीक है, क्रमांक 3, है ना, जिसका दूसरा सवाल आप लोग के लिए होमवर्क है। आप लोग इसको समझकर स्वयं आप लोग को बनाना है। जब तक हम स्वयं अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जो दूसरा सवाल है आप लोग को खुद समझकर आपको स्वयं बनाना है। आप लोग देख लीजिएगा कि किस टाइप से बना है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 लेना है और मान रखना है, और जो बोला है हमको बराबर नहीं है उसको साइड रख दीजिए, है ना, बराबर नहीं है मतलब उसको साइड रख दीजिए, उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जो अपने को A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 दिया है उसको, उसमें के का मान ज्ञात करना है, तो के का मान ज्ञात करेंगे तो जो बराबर है उसी का के का मान ज्ञात करेंगे ना, कि जो बराबर नहीं उसका, तो जो बराबर नहीं उसको साइड में रख दीजिए और जो बराबर है उसका उस सवाल को हल करिए। जैसे कि A1 A2 बराबर B1 B2 को हल कीजिए तो हमें के का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा आंसर है। तो आप लोग इसको स्वयं अपने मन से अभ्यास करके बनाइएगा। आइए देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा, ठीक है, तो कोई भी हल ना हो ऐसा एक A1 बटा A2 बराबर रहता है B1 बटा B2, बराबर नहीं रहता है C1 बटा C2 का। ये तो रहता है लेकिन अपने को के का मान ज्ञात करना है उस सवाल में, है ना। कोई भी हल ना हो इस सवाल में क्या करना है, के का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं समीकरण, है ना, इतना तो आप लोग को बनाने के लिए आता ही होगा। समीकरण के x ऋण 5y बराबर 2, समीकरण 1। तो इसमें निकाल दीजिए, A1 बराबर क्या दिख रहा है के, B1 बराबर क्या दिख रहा है अपने को ऋण 5, ठीक है, और C1 बराबर क्या दिख रहा है 2।
दिख रहा है ना, A1 बराबर K दिख रहा है, B1 बराबर ऋण 5 दिख रहा है, देखिए है ना, और C1 बराबर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, तब 6x धन 2y बराबर 7। तो यहाँ पर A2 बराबर क्या दिख रहा है, 6, और B2 बराबर दिख रहा है 2, और C2 बराबर दिख रहा है 7। दिख रहा है, देख लीजिए A1 B1 C1 देख लीजिए, और A2 B2 C2 देख लीजिए। यदि ऋण है तो ऋण लगाइए, यदि ऋण नहीं है तो धन ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर B1 में ऋण दिख रहा है ऋण 5, तो ऋण 5 लगाएं, बाकी सही है ना। इस समीकरण क्या है, 2 है। ऐसा 1 और 2 से अपने को A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालना रहता है। अब आगे देखते हैं, तो आप लोग को पता ही है, कोई भी हल ना हो तो क्या लिखते हैं, चूंकि है ना समीकरण निकाय का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं प्राप्त होगा। कब नहीं होगा, यदि A1 बटा A2 बराबर रहेगा B1 बटा B2 और बराबर नहीं रहेगा C1 बटा C2 का। सही बोला ना, A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर तो रहेगा, लेकिन C1 C2 बराबर नहीं रहेगा। तो आइए देखते हैं, मान रख दीजिए A1 क्या है, K है, A2 क्या है, 6, B1 क्या दिख रहा है अपने को, ऋण 5 दिख रहा है, और B2 क्या दिख रहा है, 2। ठीक है, और वैसे ही यहाँ बराबर नहीं है, उसको भी मान रखना पड़ता है, तो C1 दिख रहा है 2 और C2 दिख रहा है 7। ठीक है, अब तिर्यक गुना कर दीजिए यहाँ से ये दोनों को, है ना, तिर्यक गुना। तो आइए देखते हैं, K और 2 का गुना करेंगे तो 2K हो जाएगा, और 6 और 5 का गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, लेकिन ऋण है तो ऋण। ठीक है, तिर्यक गुना करेंगे ना, K और 2 का गुना किए तो 2K, और 6 और 5 का गुना किए तो 30, और ऋण है तो ऋण, 5 के सामने में ऋण है ना। वैसे आगे K बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 30 बटा 2। K का मान ज्ञात करना है ना हमको, तो K का मान ज्ञात करना है तो 2 को भाग में ला दीजिए, पक्षांतर करेंगे तो गुणा है तो भाग में, तो ऋण 30 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो K का मान हमें कितना हो जाएगा, 15, ऋण 15 होगा। K का मान हमें क्या मान प्राप्त हुआ है, ऋण 15 हमें मान प्राप्त हुआ है। अतः अभीष्ट मान क्या है, ऋण 15 है। यह जो K का मान है ना, ऋण 15, यह क्या है, अभीष्ट मान। अतः यही हमारा जो क्या है, K का मान ऋण 15 आंसर है। ठीक है, आप लोग ध्यान से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए वीडियो को, लेकिन बहुत अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, K का मान ऋण 15 कहाँ से आया, आप लोग को A1 A2 B1 B2 बराबर नहीं है C1 C2 का मान रखना है, और मान रख के अपने को जो C1 C2 बराबर नहीं है उसको बाहर फेंक दीजिए, और A1 बटा A2 बराबर और B1 बटा B2 जो बराबर है उस वहाँ से अपने को सवाल को हल करिए, बिल्कुल आंसर सही आएगा। तो K और 2 का हम गुना किए 2K हुआ, 6 और ऋण 5 गुना किए ऋण 30 हुआ, तो K बराबर क्या हुआ, ऋण 30 बटा 2, तो ऋण 15 आया। यही हमारा क्या है, आंसर है। और C1 बटा C2 का कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि वो बराबर नहीं है। तो ये कोई भी हल ना हो, यह महत्वपूर्ण सूत्र एक समझ कर बना सकते हैं। ठीक है, मान रख के तिर्यक गुणा करके इस सवाल को क्या किया जा सकता है, हल किया जा सकता है। इस प्रकार हमारा प्रश्न क्रमांक 3 यहीं पर समाप्त होता है।